अब आ रही है क्या आवाज? देखना एक बार, चेक करना। आई है? तो ठीक है। एक दो कंडीशन है, वो पढ़ा दूंगा बाद में। अगर आप लोग कंटिन्यूटी नोट्स के लिए सोच रहे हो तो 3-4 पेज छोड़ देना, नहीं तो बाद में लिख लेना, कोई क्या ही फर्क पड़ता है उससे। आ रही है भाई आवाज? Okay, then so today we'll start with the nervous system. Again, one most important system of the medical surgical, has contributed a lot in the competitive exams. So ये हाँ, उस तरफ से नीचे जाएगा, अपने आप खींचना है सर, ये पीली पीली वाली साइड से। हाँ ऐसे, हाँ। So now system, the first point and the most important line related to the system is, this is the master system of the body. Now system के और भी कई सारे नाम हैं. This is also known as sometimes the master system. इसको बॉडी, ह्यूमन बॉडी का मास्टर सिस्टम भी कहा जाता है बहुत बार. दिस इज नोन एज समटाइम्स द मास्टर सिस्टम. Sometimes it is also known as regulatory system. Regulatory system of the body. अब नर्वस सिस्टम को मास्टर सिस्टम या रेगुलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी के अदर सिस्टम्स को नर्वस सिस्टम जो है वो अपने न्यूरॉन्स की मदद से उनको रेगुलेट करने का काम करता है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है, और बॉडी के अदर सिस्टम को ये कंट्रोल करने की वजह से ये बॉडी का मास्टर सिस्टम कहलाता है, बिकॉज इट कंट्रोल और रेगुलेट द अदर सिस्टम ऑफ बॉडी. ओके, सो तीनों ही टर्मिनोलॉजी में इसको जाना जाता है. समटाइम्स इट इज नोन एज द मास्टर सिस्टम ऑफ बॉडी, sometimes it is known as the regulatory system of body, sometimes it is also known as controlling system of the body. तो इसके 3-4 नाम हैं. इसे कई बार मास्टर सिस्टम कहते हैं, रेगुलेटरी सिस्टम कहते हैं, या कंट्रोलिंग सिस्टम कहते हैं. और कारण इनका बहुत सिंपल है, क्योंकि ये बॉडी के बाकी अदर सिस्टम को भी कंट्रोल करता है, और इसीलिए सिंपल वे में इसको कहा जाता है मास्टर सिस्टम ऑफ द बॉडी. पहली बात. दूसरा, व्हाट एग्जैक्टली, जो भी बाकी के हम बॉडी के सिस्टम पढ़ते हैं, हर सिस्टम जो है वो कुछ ऑर्गन से मिलकर बनता है. ऑर्गन्स जो है वो टिश्यू से मिलकर बनते हैं, टिश्यू जो है वो सेल से मिलकर बनते हैं.
किसी भी सिस्टम की जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है उसकी सेल्स, राइट। हर सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज्ड या विशेष प्रकार के सेल्स के द्वारा फॉर्म्ड होता है। सिमिलरली जो नर्व सिस्टम है इसकी भी इसके पास कुछ विशेष प्रकार की बेसिक सेल्स होती हैं और उन सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन्स। तो नर्व सिस्टम के पास में जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है, जो वास्तव में नर्व सिस्टम का काम करती हैं, वो कहलाती हैं न्यूरॉन्स। और न्यूरॉन जो है वो बॉडी की या नर्व सिस्टम की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, ठीक है। सो इसकी जो बेसिक यूनिट है, दिस नर्व सिस्टम, द बेसिक यूनिट या फिर सेल, नर्व सिस्टम की बेसिक यूनिट और बेसिक सेल जो है दैट इज नोन एज न्यूरॉन, न्यूरॉन्स। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल और द फंक्शनल यूनिट। हालांकि नर्व सिस्टम पूरी तरह से जो ह्यूमन बॉडी का नर्व सिस्टम तैयार होता है वो दो प्रकार की सेल से मिलकर बना होता है। इंपॉर्टेंटली मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल होती है जो नर्व सिस्टम के फंक्शंस को कैरी आउट करती है, उसको हम बोलते हैं न्यूरॉन्स। एक दूसरी सपोर्टिंग सेल्स भी पाई जाती हैं जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करती है, वो भी नर्व सिस्टम की सेल है। उनको कहा जाता है ग्लियल सेल्स या उसको हम न्यूरोग्लिया सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरी होती है उसको हम न्यूरोग्लिया सेल्स बोलते हैं, न्यूरोग्लिया या ग्लियल सेल्स, एंड दिस इज द सपोर्टिंग सेल्स। ये नर्व सिस्टम की एक प्रकार की सपोर्टिंग सेल है और ये जो है दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। The basic structural and functional unit of nervous system is the neurons or supporting cell of the neurons is neuroglia। तो इस पहली लाइन से ये समझ में आया कि पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम दो मेन चीजों से मिलकर बना होता है, जो इसकी दो इंपॉर्टेंट सेल्स कहलाती हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम में दो मेन प्रकार की सेल्स पाई जाती है, एक न्यूरोग्लिया और दूसरी न्यूरॉन्स, ठीक है। कंप्लीट नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ दीज टू सेल्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हो गई, जैसे बाकी सिस्टम्स में हम पढ़ते हैं सेम तरह से पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इन्हीं दो सेल से मिलकर बना हुआ है। एक मेन सेल है जो इसकी फंक्शनल यूनिट है, जो नर्वस सिस्टम का वास्तव में फंक्शंस कैरी आउट करती है। दूसरी जो है न्यूरोग्लिया, ये भी इसी इतनी मात्रा में पाई जाती हैं, इनको हम सपोर्टिंग सेल कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम के बेसिक फंक्शंस को कैरी आउट नहीं करती, लेकिन न्यूरॉन्स को सपोर्ट करने का काम करती है। अब बात आती है कि ये जो न्यूरॉन्स है इसको हमने कहा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं उसको कैरी करने का काम न्यूरॉन्स का है। अब सवाल आता है कि नर्वस सिस्टम क्या फंक्शन करता है, व्हाट इज द बेसिक एंड द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नर्व सिस्टम। नर्वस सिस्टम का बॉडी के लिए सबसे मेन फंक्शन क्या है? इंपल्स को जनरेट करना, ठीक है। दूसरा, इंपल्स जनरेट कब होती है? जब उसके पास क्या दिया जाता है, उसको स्टिमुलस दिया जाता है। स्टिमुलस, अगर बॉडी को स्टिमुलस देते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले बॉडी सेंसेशन को ग्रहण करती है, राइट। कोई भी, चाहे वो स्टिमुलस से क्यों ना हो, वो भी एक प्रकार का सेंसेशन होता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन नर्वस सिस्टम का क्या है? रिसीविंग द सेंसेशंस। जो एक्सटर्नल, दोनों तीनों प्रकार के हो सकते हैं, सेंसेशंस कई प्रकार के हो सकते हैं। ह्यूमन बॉडी के अंदर तीन विशेष प्रकार के सेंसेशंस पाए जाते हैं। एक एक्सटर्नल सेंसेशन होता है, एक इंटरनल सेंसेशन होता है, एक आप लोगों ने नाम सुना होगा प्रोप्रियोसेप्शन, एक प्रोप्रियोसेप्शन होता है। तीन प्रकार के स्टिमुलस होते हैं। अगर मैं सेंसेशन की बात करूं तो सेंसेशन बॉडी, नर्वस सिस्टम या ब्रेन के पास में तीन जगह से पहुंचते हैं। एक को बोलते हैं एक्सटर्नल या एक्सटर्नो, दूसरे को बोलते हैं इंटरनल, और तीसरे को कहा जाता है प्रोप्रियोसेप्शन। तीन तरह से ह्यूमन बॉडी जो है वो सेंसेशन को ग्रहण करती है। अब पहला है सेंसेशन एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है बॉडी के बाहर से,
बॉडी से बाहर से जितने भी सेंसेशन ग्रहण किए जाते हैं वो सारे एक्सटर्नल सेंसेशन कहलाते हैं। आपकी बॉडी को छोड़ के बाकी जो इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं, जो वातावरण में पाई जाती हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेंसेशन हो, एग्जाम्पल के तौर पे जो आपकी ज्ञानेंद्रियाएं होती हैं, जो 5 ज्ञानेंद्रिय होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो सारे के सारे एक्सटर्नल सेंसेशन का काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कोई साउंड सुन रहे हैं, आप किसी चीजों को देख रहे हैं, राइट, किसी चीज को हम चखते हैं, टेस्ट करते हैं, या किसी चीज को स्मेल करते हैं, तो ये सारे के सारे बॉडी से बाहर से आ रहे हैं सेंसेशन। जब बॉडी से बाहर से सेंसेशंस आते हैं तो इनको कहा जाता है एक्सटर्नल सेंसेशंस। ये कई प्रकार के होते हैं, इनको रिसेप्टर्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये ऑल्फैक्टरी हो सकता है, ऑल्फैक्टो या ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी में क्या आती है? स्मेल। बाहर से कोई भी प्रकार की स्मेल आती है, आपके नोज के थ्रू आपकी ब्रेन तक उस सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। ब्रेन रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है कि बाहर से आने वाली स्मेल किस प्रकार की है, राइट। इसी तरह से दूसरा हो सकता है आपका ऑडिटरी हो सकता है, उसको ओटो बोलते हैं, ओटो या ऑडिटरी। ऑडिटरी किससे कंसर्न है? हियरिंग से। बाहर से आने वाले हर प्रकार के साउंड को आपके ईयर के माध्यम से ब्रेन तक पहुंचाया जाता है और साउंड की मीनिंग को समझा जाता है, राइट। ये हो सकता है। आपको विजुअल हो सकता है, ठीक है, ऑप्थेल्मिक बोलते हैं इसको, ऑप्टो विजुअल। हमारी जो आंखें होती हैं वो देखने का काम करती है, ऑब्जेक्ट्स यहां आते हैं। टेक्टाइल हो सकता है, टेक्टाइल, टच, ठीक है। आपकी बॉडी को किसी भी प्रकार से टच किया जाता है तो उसका सेंसेशन स्किन की मदद से, स्किन जो होती है वो टेक्टाइल सेंसेशन को ग्रहण करती है और ब्रेन तक पहुंचाती है। इसी तरह से गेस्टेटो हो सकता है, गेस्टेट्री या गेस्टेटो, ये क्या होता है? टेस्ट, ठीक है। अगर आपकी जो टंग है वो, ये टंग जो है वो टेस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो ये इस प्रकार के सारे जो सेंसेशन होते हैं जो बॉडी के अंदर ग्रहण किए जाते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, बाहर की दुनिया से, उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल सेंसेशन या एक्सटर्नल रिसेप्टर्स, ठीक है। दूसरा सेंसेशन आता है इंटरनल। इंटरनल प्रकार के, इंटरनल का मतलब होता है कि विद इन फ्रॉम द बॉडी, शरीर के अंदर के सेंसेशन। आपकी बॉडी के अंदर का सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचता है, उसको हम बोलते हैं इंटरनल सेंसेशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे पाल्पिटेशन, ठीक है। आपको पाल्पिटेशन शुरू होता है, आपके हार्ट की रेट बढ़ती है, आपकी ब्रेन को पता चल जाता है या दिमाग को पता चल जाता है कि आपकी हार्ट रेट बढ़ गई है, पाल्पिटेशन फील होने लगता है। जैसे कि पेन, आपको स्टोमक पेन होता है, जब पेट में दर्द होता है तो आपका कॉन्शियस माइंड को पता होता है कि आपको पेट में दर्द हो रहा है, राइट। राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, लेग पेन, हाथ में दर्द, चेस्ट पेन, किसी भी प्रकार के पेन का सेंसेशन क्या होता है? इंटरनल होता है। इसको हम विसरल बोलते हैं। इंटरनल आप लोगों को पता है, विसरल, विसेरो सेंसेशन बोलते हैं। विसरल मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन। इंटरनल ऑर्गन को दूसरी भाषा में हम क्या बोलते हैं? विसरल ऑर्गन्स। तो ये विसरल ऑर्गन्स होते हैं, यहाँ पे भी न्यूरोनल एंडिंग्स होती हैं, न्यूरॉन्स पाई जाती हैं, और वो वहां से पेन का, टेम्परेचर का, डिस्कंफर्ट का सेंसेशन ग्रहण करती हैं और ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो शरीर के अंदर से जो सेंसेशन आते हैं उनको इंटरनल सेंसेशन कहा जाता है। ये एक पहला, इसमें इंटरनल सेंसेशन कई प्रकार के होते हैं। पहला इसमें विसरल होता है, जो ऑर्गन्स खुद ग्रहण करते हैं। कार्डियो के अंदर ही हमने पढ़ा था बेरो रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, मैंने पढ़ाए थे, राइट। बेरो रिसेप्टर, बेरो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर, ये कार्डियो में हमने पढ़े थे। नाम के आगे रिसेप्टर है। बेरो रिसेप्टर्स जो है वो ब्लड प्रेशर को नापने के लिए काम करते हैं, राइट। आर्च ऑफ आयोर्टा और कैरोटिड आर्टरी के अंदर पाए जाते हैं, और जैसे जैसे ब्लड जाता है उसके प्रेशर को ये लगातार नापते हैं। अगर ब्लड प्रेशर कम ज्यादा होता है तो ब्रेन को उसकी सूचना देते हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो है ये नापते हैं ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, पीएच वैल्यू को, जो ब्लड का पीएच होता है, इनके केमिकल्स को नापने का काम कीमो रिसेप्टर्स करते हैं। ये भी एक तरह से इंटरनल रिसेप्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। और फाइनली आता है आपका प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन बेसिकली थोड़ा सा इन दोनों से अलग होता है। प्रोप्रियोसेप्शन में क्या होता है कि हमारी बॉडी की, ये कंसर्न है बॉडी का बैलेंस और इक्विलिब्रियम से।
ये आपको बताता है बॉडी के बैलेंस के बारे में और इक्विलिब्रियम एंड पोजीशन ऑफ बॉडी एंड इट्स पार्ट्स। प्रोप्रियोसेप्शन आपकी बॉडी के बैलेंस के बारे में आपको बताता है, इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, बॉडी की पोजीशन के बारे में बताता है और बॉडी के पार्ट्स की पोजीशन भी बताता है। ये सारी चीजें हमें पता चलती है हमारी ब्रेन को। जैसे मान लो आप सो रहे हो, यू आर इन द सुपाइन पोजीशन, राइट? तो आपकी ब्रेन को कौन बताता है कि आप सुपाइन पोजीशन में हो? अगर आप प्रोन पोजीशन में हो तो आपको पता होता है कि आप प्रोन में लेटे हुए हो। ये कौन बताता है? आप साइडलाइन पोजीशन में हो, आप लिथोटोमी में हो, आप टेंडलबर्ग में हो, सिम्स पोजीशन में हो, किसी भी प्रकार की पोजीशन आपकी बॉडी की हो सकती है। अगर आप लाइंग डाउन हो, आप सिटिंग पोजीशन में हो, आप स्टैंडिंग हो, तो ये पोजीशन के बारे में बताने वाला जो सेंसेशन होता है उसको कहा जाता है प्रोप्रियोसेप्शन, बॉडी की पोजीशन। अब ये सिर्फ बॉडी की पोजीशन ही नहीं बताता, इवन ये बॉडी के पार्ट्स की पोजीशन भी बताता है। ठीक है, आपकी बॉडी का एक सिंगल पार्ट किस पोजीशन में है ये भी आपके ब्रेन को, आपके सेरेबेलम को पता होता है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं कहूं कि मेरे हाथ कहाँ है अभी इस समय, ये मेरी ब्रेन को पता होता है। ठीक है, अगर मैंने ये पांचों अंगुली बंद कर ली, चाहे मैं आंख बंद करके भी बंद करता हूं, देखता भी नहीं हूं, तो भी माई ब्रेन नोस कि मेरी राइट हैंड की पांचों अंगुलियां बंद है। अगर मैं एक अंगुली खोलता हूं तो खोलते ही पता चल जाता है ब्रेन को कि इस हाथ की, राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर खड़ी है, बाकी अंगुलियां नीचे की तरफ है। ये इंफॉर्मेशन यहां से ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंचती है। इस सेंसेशन को भी ग्रहण किया जाता है। हर बॉडी का सिंगल पार्ट, जितने भी आपकी बॉडी के कोई भी पार्ट है, आपकी गर्दन की पोजीशन, हेड एंड नेक की, आपके हाथों की, ट्रंक की, लेग्स की, जो भी पोजीशन होती है, नॉट ओनली बॉडी पार्ट्स की पोजीशन को भी ब्रेन तक पहुंचाया जाता है। इन बॉडी पोजीशन से रिलेटेड जो सेंसेशन ग्रहण किया जाता है उस सेंसेशन को कहा जाता है प्रोप्रियोसेप्शन। तो तीन प्रकार के सेंसेशन होते हैं। एक एक्सटर्नल सेंसेशन जो आपके सेंस ऑर्गन्स के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, बाहरी दुनिया से। दूसरा होता है इंटरनल, बॉडी के अंदर से, आपके जो इंटरनल ऑर्गन है, आपका लीवर, स्प्लीन, स्टोमक, इंटेस्टाइन, हार्ट, लंग्स, यहां से पोजीशन, यहाँ के इनके अंदर कोई पेन है, कोई अबनॉर्मेलिटी है, कोई साइज बढ़ गई है, डिस्कम्फर्ट है, वो आपकी ब्रेन को पता चलता है, उसको इंटरनल सेंसेशन बोलते हैं। और आपकी बॉडी कौन सी पोजीशन में है या बॉडी के पार्ट्स किस पोजीशन में है, उस सेंसेशन को ब्रेन तक पहुंचाने वाले जो होते हैं उसको कहा जाता है प्रोप्रियोसेप्शन। तो ये तीन प्रकार के सेंसेशन, इन तीनों प्रकार के सेंसेशन को ग्रहण करना, ट्रेवल करके ब्रेन तक पहुंचाना नर्वस सिस्टम का पहला काम है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम इज टू रिसीव ऑल टाइप ऑफ सेंसेशन फ्रॉम द बॉडी एंड आउट फ्रॉम द बॉडी, रिसीव, ट्रेवल एंड रीच अप टू द ब्रेन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, नंबर 1। ठीक है, चाहे कोई सा भी प्रकार का सेंसेशन हो, चाहे वो एक्सटर्नल हो, चाहे वो इंटरनल हो, चाहे वो प्रोप्रियोसेप्शन हो, हर प्रकार के सेंसेशन को ग्रहण करके कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने का काम नर्वस सिस्टम का है। दूसरा, अब इसके रेफरेंस में आपका ब्रेन जो है वो रेस्पॉन्स करता है। आपने कैसा देखा, क्या देखा, कैसा स्मेल करा, किस तरह का टेस्ट लिया, आपकी स्किन के ऊपर टेम्परेचर है, किसी ने पिन चुभोई, जो भी प्रकार का आपको स्टिमुलस दिया गया या जिस तरह का सेंसेशन आपने ग्रहण किया वो ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन उसको एनालाइज करती है कि यह आपके लिए ठीक है या नहीं है, और उसी के हिसाब से आपको वापस रेस्पॉन्स जनरेट करती है, राइट? उसको हम बोलते हैं इंपल्स जनरेट करना या मोटर रेस्पॉन्स जनरेट करना। वो मोटर रेस्पॉन्स ब्रेन से वापस उस बॉडी पार्ट तक पहुंचता है, उस बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचता है। वो वापस पहुंचाने का काम भी, मतलब जो रिप्लाई आती है वो भी किसका काम है? नर्वस सिस्टम का। तो ये नर्वस सिस्टम का बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट दो फंक्शन होते हैं, एक सेंसेशन को ग्रहण करना, दूसरा उस सेंसेशन के अकॉर्डिंगली वापस रिप्लाई देना। दैट टू इंपॉर्टेंट फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द ब्रेन और द नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो सेंसेशन ग्रहण करने का जो काम करता है उसको हम सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं। सेंसेशन को ग्रहण करने वाली न्यूरॉन्स कौन सी हैं? सेंसरी। उसके रेस्पॉन्स में जो वापस जवाब लेके आती हैं वो कौन सी कहलाती हैं? मोटर न्यूरॉन्स। ओके, तो ये दो न्यूरॉन्स की मदद से पूरे के पूरी बॉडी को मैनेज करता है। इसके पास में दो मेन चीजें हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं, मोटर न्यूरॉन्स होती है। सेंसरी से सेंसेशन ब्रेन तक पहुंचता है, मोटर से वापस ऑर्गन्स तक आता है। ठीक है,
एनीवे तो ये आपका कुछ रिलेटेड टू इसके फंक्शन से रिलेटेड हुआ कि वास्तव में फंक्शन क्या है। और चला दो इसको, इन दोनों फंक्शन को, चाहे सेंसेशन को ग्रहण करने का हो या मोटर न्यूरॉन्स को वापस भेजने का हो, ये जो मेन फंक्शंस होते हैं नर्वस सिस्टम की, जो वास्तव में फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन्स होती है। और ये न्यूरॉन्स ही दोनों प्रकार की होती है, सेंसरी वाली सेंसेशन को ग्रहण करती है, मोटर वाली रिप्लाई लेके जाती है। बोथ आर द न्यूरॉन्स एंड दिस न्यूरॉन कैरी आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द नर्व सिस्टम। ठीक है, ये इसका बेसिक यूनिट की बात हुई कि नर्वस सिस्टम के अंदर क्या बेसिक है, तो बेसिक यूनिट इसकी न्यूरॉन्स होती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक अभी कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था नर्वस सिस्टम में, सिर्फ मैंने दो चीज बताई अभी तक। एक, इसके अलग अलग नाम कौन कौन से हैं। दूसरा, इसकी सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, तो हमने कहा न्यूरॉन्स। तीसरा सवाल यहां से यह बनता है कि नर्वस सिस्टम में कितनी प्रकार की सेल्स पाई जाती है। नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो प्रकार की सेल होती है। एक इसकी मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, उसका नाम न्यूरॉन है। दूसरी इसकी सपोर्टिंग यूनिट, जिसको हम बोलते हैं न्यूरोग्लिया। लेकिन टोटल कितनी प्रकार की सेल्स है न्यूरॉन्स में? दो ही प्रकार की नर्वस सिस्टम में, एक न्यूरॉन और दूसरी न्यूरोग्लिया। ठीक, अब बात करते हैं कि ये जो फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्वस सिस्टम की जो मेन स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। तो अब सवाल आता है कि न्यूरॉन जो है वो वास्तव में क्या होती है, न्यूरॉन जो है वो है क्या चीज, किसकी बनी हुई है, कैसे ये काम करती हैं, क्या क्या इसके पार्ट्स। ओके, तो नाउ कमिंग टू द न्यूरॉन्स, व्हाट द न्यूरॉन्स इज। तो न्यूरॉन्स क्या है, इस बात का सिंपल आंसर, पहला आंसर तो इसका ये है, ये नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। ये इसका आंसर है, व्हाट इज द न्यूरॉन। ओके, तो व्हाट इज द न्यूरॉन का आंसर है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल and functional unit of nervous system। नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट को ही हम न्यूरॉन बोलते हैं, पहली बात। अब आता है कि न्यूरॉन्स जो है वो है कैसी, दिखती कैसी है, किस किस कैसे कैसे बनी हुई है। तो एक सिंपल वे में, एक टिपिकल न्यूरॉन्स की अगर हम बात करें, बहुत सिंपल नेचुरल वे के अंदर, तो आप लोगों ने देखा भी होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, राइट, ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है सिंपल। ठीक है, ये एक टिपिकल न्यूरॉन है, सिंपल वे में। जस्ट फॉर एग्जांपल, दिस इज अ टिपिकल न्यूरॉन। न्यूरॉन देखने में इस तरह से दिखेगी। ठीक है, अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर क्या क्या है, इसके पार्ट्स की बात होती है सेकंड पार्ट में, पार्ट। तो न्यूरॉन्स जो होती है उसके टोटल, ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिख रही है, इसमें टोटल 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। ओके, ये सबसे ऊपर की तरफ ये जो छोटे छोटे और बहुत सारे संख्या में ये जो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको पहला पार्ट बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। फर्स्ट पार्ट इज डेंड्राइट्स, पहला पार्ट डेंड्राइट। अब डेंड्राइट के बारे में एक्सप्लेनेशन क्या दें, हम कैसे समझें कि व्हाट इज द डेंड्राइट, डेंड्राइट क्या है। तो डेंड्राइट के बारे में दो छोटे छोटे पॉइंट है। सबसे पहला ये बहुत छोटे होते हैं, मतलब टीनी फाइबर्स होते हैं। पहली चीज, दीज आर द टीनी फाइबर्स। टीनी का मतलब होता है स्मॉल, एकदम छोटे, टीनी फाइबर्स। ये छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये संख्या में बहुत सारे होते हैं, एक से मतलब एक नहीं होता, मल्टीपल होते हैं। एक न्यूरॉन्स के पास में हजारों हो सकते हैं, 1000 से मिलियंस तक ये पाए जाते हैं। ठीक है, आपको पता है ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली न्यूरॉन्स कितनी होती है? हाउ मेनी न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी? आपने गिनती नहीं करी कभी? हैं? कितनी? 8 बिलियन। ओके, how many neurons are present in the human body? It is 80 billion, 80
मिलियन नहीं, बिलियंस। एक बार सोच के देखो, 80 बिलियन न्यूरॉन्स एक आंकड़े के आधार पे, नोबडी हैज काउंटेड एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू काउंट इट। 80 बिलियन न्यूरॉन्स होती हैं मानव शरीर में। और अब आगे आप सुनो, एक सिंगल न्यूरॉन्स के पास में मिलियंस डेंड्राइट्स हो सकते हैं। वन सिंगल न्यूरॉन कैन हैव 1000 to millions। जो बड़ी न्यूरॉन्स होती हैं, न्यूरॉन जो है वो बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट इकाई भी होती है तो सबसे बिगेस्ट इकाई भी होती है। मानव शरीर का सबसे, ह्यूमन बीइंग का सबसे बिग सेल, बड़ी सेल किसको माना जाता है? विच इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी? हाँ, फीमेल में ओम, फीमेल मेल की बात ही नहीं हो रही, ह्यूमन बॉडी दोनों ही समझ लो। नो, माइक्रोफेज बहुत छोटी होती है। बिगेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी दो चीज होती है, एक स्किन होती है, स्किन, लेकिन स्किन क्या है, एक ऑर्गन में काउंट होता है, सेल में काउंट नहीं होता, जनरली स्किन मानते हैं। इसका करेक्ट आंसर है फर्टिलाइज्ड ओवम। ओवम नहीं, यहां पे गलती हो जाती है ज्यादातर स्टूडेंट्स की। नॉर्मल ओवम जो फीमेल्स के ओवरी में पाया जाता है, दे आर द स्मॉलेस्ट। फर्टिलाइज्ड ओवम इज द बिगेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, नंबर 1, पहला आंसर। दूसरा, अब फर्टिलाइज्ड ओवम तो एक लेडीज की मुश्किल से लाइफ में 2-3 बार होता है, इससे ज्यादा तो फर्टिलाइज होता नहीं है, 2-3 बार प्रेग्नेंट होती है। अब वो तो हमेशा पाया नहीं जाता। परमानेंट क्या है? न्यूरॉन्स। द बिगेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द न्यूरॉन्स। अगर फर्टिलाइज ओवम को छोड़ दिया जाए तो दूसरे नंबर के ऊपर आती है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो है वो छोटी से छोटी भी होती है, बॉडी में सबसे छोटी न्यूरॉन है और सबसे बड़ी भी न्यूरॉन। इसमें इतना वेरिएशन होता है, ये 1.5 मीटर तक लंबी हो सकती है और छोटी इकाई में 0.2 माइक्रोन्स, 0.2 माइक्रोन। आप सोचो, प्लेटलेट, एंडोथीलियम्स 7 माइक्रोन्स होती है, पढ़ा है ना, 7 माइक्रोन। उनकी साइज 7 माइक्रोन का मतलब है कि आंख से आप नहीं देख सकते। और ये न्यूरॉन्स जो है वो 7 माइक्रोन तो छोड़ो, 0.2 माइक्रोन तक छोटी हो सकती है, इतनी छोटी भी होती है। और बड़ी की अगर बात करें, 1.5 मीटर बड़ी तक हो सकती है। जो इधर पैर में पाई जाती है, पैर के अंगूठे से लेके स्पाइनल कॉर्ड तक आती है, इतनी लंबी होती है एक सिंगल न्यूरॉन। यहां से लेके यहां तक आ सकती है, यहां से चल के और इधर तक जाती है, गर्दन तक। ये लॉन्गेस्ट होती है, ये सबसे बड़ी न्यूरॉन्स होती है। इनके साथ में मिलियंस छोटी न्यूरॉन्स होती हैं, बट एक सिंगल न्यूरॉन इधर से चलती हैं। ये जो एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर सब करते नहीं है, आपने पढ़ा है? वो इधर अंगुली में ऐसे करते हैं और आदमी ठीक हो जाता है। हाँ, वो ऐसे भी करते हैं, ऐसे कई लोग पिन पॉइंट ऐसे दबा दबा के, ठीक है तुझे सिर दर्द हो रहा है, कम आई विल डू द ट्रीटमेंट, और वो 2-3 ऐसे दबाते हैं, पिन, हाँ पॉइंट्स दबाते हैं और सिर दर्द ठीक हो जाता है। दैट इज द न्यूरोनल, ये सारा न्यूरॉन्स का खेल है, क्योंकि उनको पॉइंट्स पता होते हैं, कौन सी पॉइंट्स को कहाँ से दबाने से कहाँ क्या कंट्रोल होगा, वो स्टिमुलेट करते हैं। तो वो सारा एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर पुराना ट्रीटमेंट है आदमी का। तो ये लंबी न्यूरॉन्स होती हैं। तो ये जो है, ये बहुत बड़ी भी हो सकती है न्यूरॉन्स, मतलब सबसे लार्जेस्ट इकाई भी है तो सबसे स्मॉलेस्ट भी है। न्यूरॉन्स में बहुत वेरिएशन होता है। एनीवे, वापस आते हैं। तो एक सिंगल न्यूरॉन जो है, जो इस तरह से टिपिकल न्यूरॉन, एक एवरेज एग्जांपल लिया जाता है, वो इस तरह से दिखाई देती है। इसके 3 पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहला पार्ट डेंड्राइट्स। डेंड्राइट की 3 खास बात, एक, ये सबसे छोटे फाइबर्स होते हैं, 3 ही फाइबर्स होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये संख्या में एक नहीं बहुत सारे होते हैं। ओके, दीज आर न्यूमेरियस, न्यूमेरस इन नंबर, न्यूमेरियस इन नंबर्स, संख्या में बहुत सारे, अनेक। न्यूमेरियस का मतलब होता है अनेक, मतलब बहुत ज्यादा। तो ये संख्या में बहुत सारे हो सकते हैं, इनकी कोई एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं है। ये 1000 से लेके लाखों तक हो सकते हैं एक सिंगल न्यूरॉन के पास, ठीक है। और तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये जो डेंड्राइट्स है, इनको प्राइमरी सेंसरी यूनिट बोलते हैं न्यूरॉन्स की। ओके, दीज आर नोन एज द प्राइमरी सेंसरी यूनिट। 3 पॉइंट है डेंड्राइट्स के बारे में। ये टीनी फाइबर्स है, नंबर 1, संख्या में ये
बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूमेरियस होते हैं एक सिंगल न्यूरॉन के पास में। और तीसरा पॉइंट है, डेंड्राइट्स को हम प्राइमरी सेंसरी यूनिट बोलते हैं। अब इस पॉइंट का यहां मतलब यह है, प्राइमरी सेंसरी यूनिट का मतलब है कि जो हमारी न्यूरॉन्स सेंसेशन को ग्रहण करती है, तो सबसे पहले वास्तव में जो सेंसेशन को ग्रहण करने वाली चीज है वो न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट है? डेंड्राइट्स। अगर मैं मेरे हाथ को यहां पे अभी टच करता हूं, तो इस टच को सबसे पहले जिस चीज ने ग्रहण किया, दैट इज द डेंड्राइट्स। सिंपल भाषा में हम कहते हैं न्यूरॉन्स रिसीव करती है, लेकिन न्यूरॉन्स का भी कौन सा पार्ट जो सबसे पहले प्राइमरी सेंसरी पार्ट कहलाता है? तो अगर आप वास्तव में टच कर रहे हैं, तो जो टच करने के नीचे की तरफ जो पार्ट है वो वास्तव में कौन है? डेंड्राइट्स है। इसलिए इनको कहा जाता है प्राइमरी सेंसरी यूनिट। ठीक है, 3 पॉइंट है डेंड्राइट्स के बारे में। क्लियर? नाउ कमिंग टू सेकंड। अब आते हैं आगे की तरफ। अब ये जो बीच में आपको गोल गोल मोटा पार्ट दिखाई दे रहा है, ये गोल वाला, ये बीच वाला मोटा पार्ट, दिस, इसको बोलते हैं सेल बॉडी। हर सेल के पास सेल बॉडी होती है, राइट? हम सेल पढ़ते हैं, राइट? उसके अंदर सेल बॉडी होती है, न्यूक्लियस होता है। ये न्यूरॉन्स की सेल बॉडी कहलाती है। सेकंड पार्ट इज सेल बॉडी। दूसरा पार्ट सेल बॉडी। अब सेल बॉडी के बारे में 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी है उसको मेटाबॉलिक पोर्शन कहा जाता है, क्योंकि इस सेल बॉडी के अंदर ही यहां पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देंगे, राइबोसोम्स आपको दिखाई देंगे, ठीक है, गोल्जी अपार्टस दिखेंगे। जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल के अंदर पाए जाने वाले जो होते हैं स्ट्रक्चर, उनको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपार्टस, ये वो इस सेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल बॉडी के अंदर पाए जाने की वजह से न्यूरॉन को जो एनर्जी दी जाती है, पूरी न्यूरॉन को यहां से लेके यहां तक, इसको जो मेटाबॉलिज्म के लिए एनर्जी मिलती है वो ये सेल बॉडी देती है। इसलिए सेल बॉडी को हम दूसरे शब्दों में मेटाबॉलिक पोर्शन भी कहते हैं। ओके, सो दिस सेल बॉडी आल्सो नोन एज मेटाबॉलिक पोर्शन ऑफ न्यूरॉन। मेटाबॉलिक पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, पहला सवाल, फर्स्ट पॉइंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है, विच पार्ट इज नोन एज द मेटाबॉलिक पोर्शन ऑफ द न्यूरॉन, और ऑप्शन में आपको मिलेगा डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सोन, ऐसे करके। तो जो सेल बॉडी होती है उसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिक पोर्शन। और इसका रेशनल, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है बिकॉज दिस सेल बॉडी प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द न्यूरॉन्स, क्योंकि ये पूरी न्यूरॉन्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका है? सेल बॉडी का। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा पॉइंट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप जितनी भी बॉडी की सेल्स पढ़ते हैं, कोई भी नॉर्मल बॉडी की सेल पढ़ते हैं, ये हमारी बॉडी की सेल है। इस सेल के बीचों बीच यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और न्यूक्लियस के अंदर की तरफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम सब पाए जाते हैं सेल के। ये फ्लूइड होता है जिसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, राइट। और अब हर बॉडी की सेल जो है वो आपको पता, सेल डिवीजन करती है। हर सेल जो है वो डिवीजन में जाती है, अपने आप को रीजनरेट करती है, रिप्रोड्यूस करती है। एक सेल से 2 बनती है, 2 से 4 बनती हैं। ये आपने पढ़ा है ना, मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस। उस समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री। एक में क्या होता है, जितने हैं उतने के उतनी ही सेल्स बनती हैं, सेम क्रोमोसोम ट्रांसफर होते हैं। दूसरी में आधे होते जाते हैं, हिप्लॉइड और डिप्लॉइड नंबर बोलते हैं उनको, ठीक है। तो जो भी सेल होती है वो डिवाइड होती है, और डिवाइड जब सेल होने लगती हैं तो वो बीच में से, जैसे जो सेल है वो मान लो ऐसे ऐसे चलते चलते फिर ऐसे बीच में से दबती हैं, फिर ऐसे वापस आती है, ऐसे लाइक दिस, इस तरह से डिवाइड होती है। बीच में से सेल क्या होती है? दबती जाती है, ओके। और फिर एक टाइम आता है कि ये इधर वाली सेल अलग, इधर वाली सेल अलग, ऐसे 2 सेल में वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। टेलोफेज के अंदर जाके ये डिवाइड होती है, अलग अलग फेज आती है इसकी, हाँ, एलोफेज, टेलोफेज ऐसे करके, एनाफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, हाँ। तो टेलोफेज में ये डिवाइड हो जाती है ऑलमोस्ट, ठीक है। अब जब ये डिवाइड होती है तो इन किसी भी बॉडी की सेल को जो डिवाइड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रक्चर होता है, इनको डिवाइड करता कौन है? कौन डिवाइड करता है?
वेरी गुड, सेंट्रोमियर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, अप्रिशिएबल। यहां सेल के पोल के, जो सेल होती है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, दोनों पोल के ऊपर एक एक सेंट्रोमियर पाए जाते हैं। और ये सेंट्रोमियर जब सेल एनाफेज में होती है, जब डिवाइड में इंटर कर रही होती है, तो ये सेंट्रोमियर्स क्या करते हैं, ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर टेंशन क्रिएट करते हैं, इसके ऊपर ऐसे धागे के जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं और इसके ऊपर टेंशन क्रिएट करते हैं, दबाव बनाते हैं। और दबाव बनाने से अब क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस को ये खींचने लग जाते हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियस को खींचना शुरू करेंगे, न्यूक्लियस जो है वो बीच में से आधा होने की कोशिश करने लगेगा, टूटने लगता है। ओके, और एक टाइम आता है सेल बीच में से दबती जाती है, टेंशन क्रिएट होती जाती है, और एक जब सेंट्रोमियर इस तरफ होते हैं तो सेल ऐसे दबती है, इस तरफ से दबती है, ठीक है, दूसरी साइड से अंदर की तरफ दबती है और इधर लंबी होती जाती है। और एक टाइम आता है कि ये पूरी ऐसे ऊपर वाली अलग और नीचे वाली अलग, दो में डिवाइड हो जाती है। तो सेल को डिवीजन करने में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रोल होता है वो सेंट्रियोल्स का होता है, या सेंट्रोमियर भी बोलते हैं इनको, सेंट्रियोल्स बोल सकते हैं या सेंट्रोमियर। ये सेंट्रोमियर्स ही सेल को डिवीजन के अंदर डालते हैं। अब यहां पे दिक्कत क्या होती है, इस जगह पे ये जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, इनके अंदर सेंट्रियोल्स या सेंट्रोमियर एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो यहां पे दूसरा पॉइंट क्या है, सेंट्रियोल्स आर एब्सेंट, इनके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते न्यूरॉन्स में। अब यहां से दूसरा तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो जाता है, अगर सेंट्रोमियर नहीं है या सेंट्रियोल्स ही नहीं है तो न्यूरॉन्स क्या नहीं कर सकती, डिवीजन नहीं कर सकती। तो तीसरा पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूरॉन्स कैनॉट अंडरगो सेल डिवीजन। न्यूरॉन जिंदगी में कभी भी सेल डिवीजन नहीं कर सकते, और यही प्रॉब्लम होती है। आप लोगों ने सुना होगा, अगर नस या नसें एक बार डैमेज हो जाती हैं, एक बार मर जाती हैं, परमानेंट मर जाती हैं, उनमें दोबारा हीलिंग नहीं होती, यही प्रॉब्लम होती है। अगर न्यूरोनल डैमेज एक बार हो गया तो लाइफ टाइम के लिए हो जाता है, क्योंकि उसमें दोबारा कभी भी हीलिंग प्रोसेस नहीं हो सकती, वो कभी डिवाइड कर ही नहीं पाती। वो बाकी आपकी बॉडी की जितनी भी सेल्स है, अगर आपको यहाँ चोट लगती है, इंजरी हो जाती है, यहाँ घाव हो जाता है, कुछ ही दिनों में घाव वापस भर जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स है वो सेल डिवीजन करती है, मल्टीप्लाई करती है, उनकी संख्या बढ़ती जाती है, और 1-1.5 महीने के अंदर ये घाव वापस नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि सेल डिवीजन कर करके संख्या बना देती है। लेकिन अगर न्यूरॉन से एक बार डैमेज हो गई, अगर इस अंगुली के अंदर न्यूरॉन आ रही है और वो न्यूरॉन एक बार डैमेज होगी, तो ये अंगुली हमेशा के लिए ऐसे ही लटकेगी, ये कभी दोबारा लाइफ में काम नहीं कर सकती, क्योंकि वंस द सेल न्यूरॉन इज गॉट डैमेज, दैट गॉट परमानेंटली डैमेज्ड, बिकॉज दैट कैनॉट हैव द रिप्रोडक्शन। वो कभी भी अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकती, वो कभी भी अपने आप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसके पास में क्या नहीं होते, सेंट्रियोल्स नहीं होते। तीसरा पॉइंट, ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। सेल बॉडी मेटाबॉलिक पोर्शन होती है, सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते, उस वजह से ये कभी भी सेल डिवीजन नहीं कर सकते। आप लोगों ने ये भी सुना होगा, जो जितने भी ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के जो ट्यूमर होते हैं, कैंसर होती है, कई लोगों को ब्रेन में कैंसर हो जाता है, ब्रेन ट्यूमर बनते हैं, वो कभी भी न्यूरोनल ट्यूमर्स नहीं होते। क्योंकि ट्यूमर कब बनते हैं, जब सेल अबनॉर्मल ग्रोथ करती है, इमेच्योर डिवीजन होता है। भाई जो हेल्थी सेल तो बनेगी नहीं। कैंसर का मतलब क्या होता है, इमेच्योर सेल का फॉर्मेशन। आपकी बॉडी के अंदर कुछ जगह पे ऐसी सेल्स बनने लग जाती हैं जो मेच्योर नहीं होती, हेल्थी सेल नहीं होती। अब वो जब हेल्थी नहीं है, मेच्योर नहीं है, तो वो बॉडी का काम तो कर नहीं पाएगी, और वो क्या करेगी, गांठ बना देगी। यस, अब जब न्यूरॉन्स बेचारी डिवीजन ही नहीं कर पाती तो गांठ कहां से बनाएगी, तो ये जिंदगी में कभी ट्यूमर क्रिएट नहीं करती। न्यूरॉन्स ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में जितने भी ट्यूमर बनते हैं, नर्वस सिस्टम की जो दूसरी सेल मैंने आपको बताई, न्यूरोग्लिया, वो ट्यूमर बनाती है। उनको ग्लियोमास बोलते हैं, ग्लियोमास। ग्लियोमास मतलब अब सिस्ट, कैंसर की गांठ, अबनॉर्मल सिस्ट फॉर्म्ड बाय द ग्लियल सेल्स या न्यूरोग्लिया सेल्स। न्यूरोग्लिया की जो गांठ होती है उसको ग्लियोमा कहा जाता है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन अब इन दोनों में यही डिफरेंस होता है, न्यूरॉन कभी भी डिवीजन नहीं करती, जबकि न्यूरोग्लिया, उनके पास सेंट्रियोल्स पाए जाते हैं, दे हैव द सेल डिवीजन। और इसलिए ब्रेन की जितनी भी गांठें बनती हैं, जितने भी ट्यूमर्स बढ़ेंगे आगे, वो सारे ट्यूमर कौन सी सेल्स के होते हैं,
न्यूरोग्लिया के होते हैं, न्यूरॉन्स के नहीं होते। फाइनल पॉइंट, सेल बॉडी का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये कंपिटेटिव एग्जाम्स के पॉइंट्स हैं। एक और, इस सेल बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स की सेल बॉडी होती है, बाकी बॉडी की जितनी भी सेल बॉडी होती हैं,
हेलो हेलो हेलो। हाँ, अब आ रही है क्या आवाज? देखो भाई। तो यार आ रही है ये यार, मुझे तो डुप्लीकेट सा ही लग रहा है सिस्टम। ये रबड़ उबड़ ऐसे ही चढ़ा हुआ है इसका। चलो कोई बात नहीं। ओके, अब आ रही है रवि? देखने का देकर डन। ओके, किसको? तो अभी तो कोई थे नहीं, आप लोग ही तो हो, यहीं तो बैठे हो, तो यहाँ तो चल ही रहा है। और यार उसमें थे नहीं कोई वैसे। हाँ तो कोई बात नहीं फिर। ओके, सो वापस चलते हैं इधर। हाँ, तो मैंने कहा कि एक्सोन्स जो है, दैट एक्सोन्स इज एंड विद द स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। दैट बल्ब लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्सोनल बल्ब और द एक्सोनल टर्मिनल्स और द एक्सोनल वेसिकल्स। ठीक है, ये एक्सोन्स के स्ट्रक्चर की बात हुई। बाद में आगे हम पढ़ेंगे, आप लोगों को पता भी होगा, ये जो नीचे की तरफ जहां एक्सोन्स एंड होता है ना, ये वाला जो नीचे, ये जो गांठें सी होती हैं, ऐसे गांठें होती हैं, इनके नीचे की तरफ, इनके अंदर एक विशेष प्रकार का केमिकल भरा होता है और उसको हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। ओके, तो ये जो वेसिकल्स होते हैं, इनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स भरा होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनका। ये एक न्यूरॉन से जब दूसरी न्यूरॉन जुड़ती है, वन न्यूरॉन कनेक्ट विथ अदर न्यूरॉन, कनेक्शन को हम बोलते हैं साइनेप्स। ओके, कनेक्शन को कहा जाता है साइनेप्स। साइनेप्स का मतलब होता है इट इज द कनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। और दो न्यूरॉन जुड़ती कैसे है? ये मान लो एक न्यूरॉन है, एग्जांपल मैंने यहां पे टच किया, टच करते ही यहाँ पे जो न्यूरॉन्स थी उसके डेंड्राइट्स ने टच को ग्रहण करा। ये डेंड्राइट्स इन्होंने यहां से टच करा, टच करते इन्होंने यहां से ग्रहण करा, और जो सेंसेशन है वो सेल बॉडी से होता हुआ ऐसे एक्सोन से ऐसे नीचे होता हुआ, और अब वो आ गया एक्सोनल टर्मिनल्स पे। और जैसे ही इंपल्स, यहां से जो इंपल्स जनरेट हुई थी, वो इंपल्स जब इस टर्मिनल्स के पास में या एक्सोनल बल्ब के पास में पहुंचती है, ये एक्सोनल बल्ब जो होता है ये टूट जाता है, रेप्चर हो जाता है, और इसके अंदर भरा हुआ न्यूरोट्रांसमीटर नीचे की तरफ यहां पे रिलीज हो जाता है। और इस एक्सोनल बल्ब के साथ में यहां पे दूसरी न्यूरॉन का डेंड्राइट्स होता है। सेकेंड ऐसे, ये ऐसे होता है लाइक दिस, ये डेंड्राइट्स है, फिर ये दूसरी न्यूरॉन, इसके ये डेंड्राइट्स, तीसरी, फिर ये चौथी तीसरी न्यूरॉन्स, इसके ये डेंड्राइट्स, फिर ये अगली न्यूरॉन, इसके ऐसे। अब मान लो सबसे पहले आपने यहां पे टच करा, मैसेज इस डेंड्राइट ने यहां से ग्रहण करा, वो सेल बॉडी से होता हुआ एक्सोन्स के पास में आया, इस एक्सोन में यहां नीचे की तरफ ये एक्सोनल बल्ब है, अब यहां से इस डेंड्राइट ने ग्रहण करा, फिर इस न्यूरॉन से होता हुआ यहां आया, फिर इसकी डेंड्राइट ने ग्रहण करा, ऐसे ऐसे एक न्यूरॉन से लाखों न्यूरॉन्स के साथ में कनेक्शन बनता जाता है। इस अंगुली अंगूठे से लेके यहां ब्रेन तक पहुंचने में लाखों की संख्या में, मिलियन, लाखों न्यूरॉन जो है वो एक दूसरे के साथ में कनेक्शन बनाती है और मैसेज यहां से यहां तक ट्रांसफर होता है। तो जब एक न्यूरॉन दूसरी न्यूरॉन को जोड़ती है तो उसको कहते हैं साइनेप्स। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल किसमें होता है? फॉर्मेशन ऑफ साइनेप्स। अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स नहीं होंगे तो कनेक्शन नहीं बनेगा, और आप यहां टच करते हो, आपकी ब्रेन को पता नहीं चलेगा। जब ये जो टच वाली न्यूरॉन है, अगर ये दूसरी न्यूरॉन के साथ में साइनेप्स नहीं बनाएगी तो मैसेज कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। सो दैट इज द रोल, ये इंपॉर्टेंट रोल है न्यूरॉन्स का, सॉरी न्यूरोट्रांसमीटर्स का और एक्सोनल बल्ब का। ठीक है, तो यहां पे बात हुई तीन पार्ट्स की। पहला पॉइंट हो गया आपका न्यूरॉन्स के अंदर दो पॉइंट। अभी तक न्यूरॉन्स में सबसे पहला पॉइंट, बेसिक पॉइंट मैंने आपको बताया था, व्हाट इज द न्यूरॉन। उसका आंसर था इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नंबर वन। नंबर टू, न्यूरॉन्स के तीन पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला डेंड्राइट्स, दूसरा सेल बॉडी, और तीसरा क्या है? एक्सोन्स। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट। पहला पॉइंट डेफिनेशन हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, पार्ट्स के बाद तीसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, एक टर्म आती है उसको बोलते हैं एक्सोइलेमा। एक्सोइलेमा, एक्सोइलेमा।
दिस इज द थर्ड पॉइंट, थर्ड टर्मिनोलॉजी, एक्सोइलेमा। थर्ड पॉइंट, एक्सोइलेमा। अब यहां नाम से आपको समझ में आएगा थोड़ा सा, अगर थोड़ा गौर करोगे, ध्यान दोगे तो। एक्सो, ए एक्सो, एक्सो इज रिलेटेड टू द एक्सोन, राइट। लेमा मतलब होता है आवरण, किसी चीज के ऊपर कोई आवरण या परत चढ़ी होती है उसको बोलते हैं लेमा। इस एक्सोन के ऊपर, ये जो एक्सोन है इसके ऊपर की तरफ यहां पे एक पतला सा दूसरी मेम्ब्रेन का आवरण चढ़ा रहता है, ऐसे पतली मेम्ब्रेन पाई जाती है। और ये जो पतली मेम्ब्रेन होती है जो एक्सोन के ऊपर की तरफ पाई जाती है, इस पतली मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एक्सोइलेमा। ओके, तो एक्सोइलेमा क्या है? इट इज द कवरिंग मेम्ब्रेन ऑफ एक्सोन्स। एक्सोन की जो कवरिंग लेयर है या एक्सोन को कवर करने वाली जो पतली मेम्ब्रेन है, उसी का नाम होता है एक्सोइलेमा। ये क्लियर है? यहां तक बहुत सिंपल पॉइंट है, एक्सोइलेमा में कुछ समझना नहीं है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर, दो पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान से भी समझना, ये जो एक्सोइलेमा मैंने आपको अभी बताई, इस एक्सोइलेमा के ऊपर क्या होता है, बीच बीच में यहां पे ऐसे इंटरमिटेंटली, ये पार्ट आपको एक्सोइलेमा दिखाई दे रही है, इसके ऊपर विशेष प्रकार की बीच बीच में जगह छोड़ छोड़ के ऐसे सेल्स चढ़ी रहती है, ऐसे दूसरी सेल्स पाई जाती है, लगातार नहीं है ये, ऐसे थोड़ी सी यहां है, फिर गैप आ जाएगा, फिर आगे की तरफ है, फिर गैप आएगा, फिर ऊपर की तरफ आएगा। एक्सोइलेमा के ऊपर इंटरमिटेंटली मतलब स्पेस दे दे के, नॉट रेगुलर, जो ब्रेक दे दे के जो होती है उसको बोलते हैं इंटरमिटेंटली सेल्स होती हैं, ओके। और इन सेल्स को हम बोलते हैं माइलिन शीट, ओके। ये जो सेल होती है, ध्यान से समझिएगा, ये जो सेल होती है जिनसे ये सीट बनती है, इस सीट को तो हम माइलिन शीट बोलते हैं। लेकिन जो माइलिन शीट वास्तव में किसकी बनी है, तो वो कुछ सेल की मिलकर बनी होती है। उन सेल को हम दो तरह से बोलते हैं। ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये जो सेल है ये कहलाती है स्वान सेल, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सेल कहलाती हैं ओलिगोडेंड्राइट्स, ओके। तो ये जो सीट है, अब उसको बाद में पढ़ेंगे, ये जो सीट है जो एक्सोइलेमा के ऊपर या एक्सोन के ऊपर पाई जाती है, इस सीट को हम बोलते हैं माइलिन सीट, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका है फोर्थ पॉइंट, माइलिन सीट। अब माइलिन सीट है क्या, इसका पहला पॉइंट यह है, ठीक है, दीज आर प्रेजेंट intermittently on एक्सोइलेमा। पहला पॉइंट तो ये हो गया, इसका इंट्रोडक्शन हो गया माइलिन शीट का। माइलिन शीट के लिए हम कहेंगे कि एक्सोइलेमा के ऊपर इंटरमिटेंटली कुछ सीट पाई जाती है, गैप छोड़ छोड़ के, उन सीट को हम कहते हैं माइलिन शीट, नंबर 1। नंबर 2, माइलिन शीट, दीज, अब ये किसकी बनी हुई है, दीज सीट, माइलिन सीट मेड अप ऑफ, अब ये दोनों जगह पे अलग अलग बनती है। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम बात करें और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, सीएनएस और पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन माइलिन शीट को बनाने वाली जो सेल होती है उनको हम बोलते हैं ओलिगोडेंड्राइट्स, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो ये माइलिन शीट बनाती है उन सेल का नाम होता है स्वान सेल, SCHAWWAN, स्वान सेल। तो दो पॉइंट आ गए। पहला पॉइंट था माइलिन शीट है क्या, तो आपने कहा एक्सोइलेमा या एक्सोन के ऊपर इंटरमिटेंटली सीट पाई जाती है, उसको माइलिन सीट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट है कि माइलिन सीट बनी हुई किसकी है, तो माइलिन सीट दोनों जगह पे अलग अलग सेल की मिलकर बनी होती है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मतलब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये ओलिगोडेंड्राइट की बनती है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन सी सेल्स की बनती है, स्वान सेल की, ठीक है। अब बात
जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है या इंपॉर्टेंट बात है वो ये आती है कि ये माइलिन शीट यहाँ पाई क्यों जाती है, या इनका फायदा क्या है। भाई माइलिन शीट का बेनिफिट क्या है। ये जो माइलिन शीट होती है ये काम करती है इंसुलेटर का। दिस माइलिन शीट एक्ट एज ए इंसुलेटर। माइलिन शीट एक इंसुलेटर का काम करती है। इंसुलेटर का मतलब होता है वो सेल्स जो जिसके अंदर से बिजली बह नहीं सकती, जो विद्युत का कुचालक होती है, उनको इंसुलेटर बोलते हैं। ये जो एमसी लगी होती है ना, इनको अंग्रेजी में इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इनके अंदर करंट नहीं आ सकता, इसलिए इंसुलेटर कहलाता है। तो ये माइलिन शीट भी एक तरह से इंसुलेटर का काम करते हैं। अब आप कहोगे जब ये इंसुलेटर का काम करती हैं, मान लो इंसुलेटर का मतलब क्या था, अब समझिएगा पॉइंट को। मान लो यहां पर आपने टच किया इस जगह पे, और टच करते ही यहां से एक नर्व इंपल्स जनरेट हो गई। मैंने यहां टच करा, टच करते ही इंपल्स जनरेट हुई, और इंपल्स इस डेंड्राइट में यहां पे जनरेट हुई। अब वो इंपल्स डेंड्राइट से ट्रेवल करती हुई यहां सेल बॉडी के पास में आई, सेल बॉडी से ट्रेवल करती हुई इधर एक्सोन के ऊपर आएगी। अब एक्सोन के ऊपर जैसे ही वो इधर आई, अब ये बीच में माइलिन शीट आ गई। अब माइलिन शीट के अंदर से बिजली बह नहीं सकती, भाई इंपल्स आगे ट्रेवल कर नहीं सकती, तो इंपल्स यहीं पे रुक जाती है। अब होता क्या है, क्या होता है, ये जो दोनों माइलिन शीट के बीच में जो गैप है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये डॉट वाला, हर माइलिन शीट, दो माइलिन शीट के बीच में गैप होता है ऐसे। इनको हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनेवियर्स। अगला वाला पॉइंट है, ये क्या होता है, इनको हाई वोल्टेज गेटेड चैनल बोलते हैं। यहां क्या होता है, हाई वोल्टेज में चैनल पाए जाते हैं। अब होता क्या है, जैसे ये इंपल्स यहां आके रुकी, अब ये माइलिन शीट ने इस इंपल्स को यहीं पे रोक दिया। अब यहां से ये जो इंपल्स है ये इस एक्सोन से होती हुई सीधी ऐसे न चल के ये यहां से सीधा जंप मारती है इस जगह पे। ये जो वोल्टेज है ये डायरेक्टली कैच कर लेते हैं। आपने जो हाई एक्सटेंशन वायर देखे, 33 लाख वाली लाइन, जो हाई एक्सटेंशन वायर समझते हो, बिजली वाले, जिसमें बहुत ज्यादा बिजली बहती, अगर उसको आप 1 फीट पास से भी हाथ दिखाओगे तो वो पकड़ लेता है। और जो नॉर्मल एलटी लाइन होती है हमारे घरों में जो बिजली आती है, उसको आप एक बार छू भी दोगे तो भी बचने का चांस रहता है, राइट। तो क्या होता है, ये हाई वोल्टेज चैनल है। ये क्या करते हैं, जैसे ही इंपल्स यहां पहुंची, इसको ये इंपल्स खुद ही कूद के इस जगह पे पहुंच जाती है। फिर यहां से दोबारा माइलिन शीट आ गई, अब सीधी तो चल नहीं सकती, यहां से क्या करेगी, फिर जंप लेगी अगले वाले स्पेस में, फिर यहां से जंप लेगी अगले स्पेस में, और फिर जंप लेगी अगले स्पेस में। तो माइलिन शीट का वास्तव में रोल क्या है, माइलिन शीट इंपल्स को फास्ट बनाती है। कंपेयर करके दिखाता हूं, इधर देखना, ये एक न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीट लगी हुई है, ठीक है, और ये दूसरी न्यूरॉन है जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है। दो न्यूरॉन ये है। अब आपने इस इंपल्स को यहां पे आपने स्टिमुलस दिया, दोनों को आपने स्टिमुलस दिया एक साथ में। जो नॉन माइलिन शीट वाली है, जिसके ऊपर माइलिन शीट नहीं है, इसको बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, और इसको बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। तो ये नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है। अब इसने जैसे ही सेंसेशन को ग्रहण करा, वो डेंड्राइट से होता हुआ, सेल बॉडी से होता हुआ, एक्सोन, पूरे एक्सोन के अंदर से ऐसे गुजरता हुआ यहां पे एक्सोनल बल्ब से अब दूसरी न्यूरॉन के अंदर जाएगा, ठीक है। ये इंपल्स का ट्रांसमिशन हो गया। अब इसमें इंपल्स कैसे ट्रांसमिट करेगी, यहां से सेंसेशन डेंड्राइट से होता हुआ सेल बॉडी में आया, सेल बॉडी से होता हुआ अब एक्सोन में इंटर करा, एक्सोन में इंटर करते ही माइलिन शीट आ गई, ठीक है। अब माइलिन शीट की वजह से ये एक्सोन के थ्रू तो ट्रेवल कर नहीं सकता, अब यहां से ये इंपल्स क्या करेगी, डायरेक्ट यहां जंप करेगी, ठीक है। अब यहां फिर माइलिन शीट यहां से फिर जंप करेगी, यहां से फिर जंप करेगी, यहां से जंप करेगी। अब मुझे ये बताओ, एक साथ में दोनों न्यूरॉन्स को अगर हम स्टिमुलेट करते हैं तो इंपल्स ज्यादा फास्ट किस में चलेगी, ए में या बी में? ज्यादा फास्ट ट्रेवल किस में होगा, बी में। बी में समझ गए क्यों? क्योंकि देखो यहां पे इंपल्स को, यहां से इंपल्स को पूरे एक्सोन के अंदर से होके गुजरना पड़ा। जब ये पूरे एक्सोन के अंदर से होके गुजरती है तो एग्जांपल के तौर पे इसको 1 मिनट का समय लगता है, क्योंकि ये पूरे एक्सोन, ये एक्सोन है, इस एक्सोन के अंदर से पूरे में से गुजरेगी। और यहां इसने क्या करा,
यहां से इसने 3 जंप लिए और 3 जंप लेते ही किनारे पे आ गई। तो ये जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होती हैं, इनमें इंपल्स क्या पाई जाती हैं? फास्ट। किसके कंपैरिजन में? नॉन माइलिनेटेड। नॉन माइलिनेटेड में इंपल्स कैसी रहती हैं? स्लो रहती है। दैट इज द रोल ऑफ माइलिन शीट। ओके, कि माइलिन शीट का इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो माइलिन शीट जो है, ये माइलिन शीट ये इंसुलेटर का काम करती हैं, और इंसुलेटर का काम करने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? दीज अलाउ द impulse to travel faster. These myelin sheet allow the impulse to travel faster. ये इंपल्स को तेजी से ट्रांसमिट करने की इनका रोल अदा करती है। ये माइलिन शीट का इंपॉर्टेंट रोल है। माइलिन आगे जब हम आगे कुछ कंडीशंस पढ़ेंगे तो ये माइलिन शीट जो है वो कई बीमारी में डैमेज हो जाती है। नो, दैट्स नॉट माइस्थेनिया ग्रेविस। हाँ, जीबीएस होता है, एक जीबीएस वो पेरिफेरल में होता है, सेंट्रल नर्वो में दूसरा होता है। गुलियन बोर तो वही जीबी सिंड्रोम हो गया। माइलिन शीट डैमेज होती है तो एक बीमारी होती है। हाँ, क्या होता है? मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एमएस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है? माइलिन शीट डैमेज हो जाती है, उसको बोलते हैं। आगे ये नॉर्मल आपको समझ में आएगा तो नर्वस सिस्टम की कंडीशन समझ में आएगी। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा माइलिन शीट का फंक्शन क्या है। वहां पे जब मैं पढ़ाऊंगा मल्टीपल स्क्लेरोसिस तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट जब डैमेज हो जाती है तो मोटर न्यूरॉन, पेरिफेरल न्यूरॉन तो काम करती हैं। 2 तरह की न्यूरॉन होती है, एक लोअर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं, एक अपर मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। लोअर मोटर न्यूरॉन का मतलब है पेरिफेरल, और अपर मोटर न्यूरॉन का मतलब है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो कई बार क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को जैसे ही मल्टीपल स्क्लेरोसिस होगा तो उनको सीएनएस में मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, तो उनके स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में माइलिन शीट डैमेज हो जाती है। उससे क्या होता है, आपने यहां टच करा, यहां से सेंसेशन तो गया, स्पाइनल कॉर्ड तक तो गया, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड से ऊपर नहीं जा पाया, क्योंकि न्यूरॉन बीच में से क्या हो गई? कट गई। ओके, और कटने से क्या होता है कि आप टच महसूस, यहां तो टच हो रहा है लेकिन यहां पे फील नहीं हो रहा, उसको बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज। दैट इज द मल्टीपल स्क्लेरोसिस। कई बार क्या होता है, जब यहां से ऑर्डर आता है वापस, ओके, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसे इस अंगुली को न्यूरॉन आ रही है और वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है, और यहां पर इस जगह पे जो न्यूरॉन है उसकी माइलिन शीट डैमेज हो गई और न्यूरॉन कट गई, तो ब्रेन जो है वो ऑर्डर तो कर रहा है लेकिन अंगुली के अंदर इफेक्ट नहीं आ रहा। जब अंगुली के अंदर इफेक्ट नहीं आ रहा तो वो मल्टीपल, दैट इज आल्सो मल्टीपल स्क्लेरोसिस, लेकिन उसको हम यहां पे बोलते हैं जीबी सिंड्रोम। जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट डैमेज होती है, दैट इज नोन एज द जीबी सिंड्रोम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइलिन शीट डैमेज होती है तो उसको कहा जाता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। दैट विल कम इन द कंडीशन। एनीवेज, सो माइलिन शीट का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या हो गया? इंपल्स को ट्रेवल करने के लिए अलाउ करना। ठीक है, अगला पॉइंट 5 नंबर या 6 नंबर कौन सा है? नेक्स्ट अगला पॉइंट आ गया आपका, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जो बताया था, नोड ऑफ रेनिवियर्स। नोड ऑफ रेनिवियर्स, नोड ऑफ रेनिवियर्स अंडरलाइन जरूर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। नोड ऑफ रेनिवियर्स, RANVIER ऊपर कोमा S, रेनिवियर्स। नोड ऑफ रेनिवियर्स। अब ये नोड ऑफ रेनिवियर्स क्या होते हैं? सेम वही होते हैं जो मैंने आपको इधर थोड़ी देर पहले डायग्राम में दिखाया था, ये वाले 2 माइलिन शीट के बीच में, ये 2 माइलिन शीट है, इन दोनों के बीच में ये जो गैप है, ये गैप, इन गैप को बोलते हैं नोड ऑफ रेनिवियर्स। रेनिवियर साइंटिस्ट का नाम है जिसने खोज करी थी, इनको बोलते हैं नोड्स। तो 2 माइलिन शीट के बीच में जो गैप्स होता है, थोड़ा सा गैप पाया जाता है। एक माइलिन शीट आ गई, फिर गैप आ गया, फिर दूसरी माइलिन शीट आ गई, फिर गैप आ गया, फिर तीसरी माइलिन शीट आ गई। तो 2 माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है, दैट गैप इज नोन एज द नोड ऑफ रेनिवियर। और इन नोड ऑफ रेनिवियर की खास बात यह है कि ये हाई वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं। ओके, बस ये इतना सा सिंपल सा पॉइंट है। सो नोड ऑफ रेनिवियर में पहला पॉइंट, ये कहां पाए जाते हैं? सो दीज आर प्रेजेंट
between two myelin sheet, दो माइलिन शीट के बीच में जो स्पेस होता है उसी को हम नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं. इट इज प्रेजेंट बिटवीन टू माइलिन शीट. और ये है क्या? दीज आर हाई वोल्टेज गेटेड channels. Node of Renewers are exactly high voltage gated channels. High voltage gated, गेट मतलब प्राप्त करना, पाना, गेट, गोट, आई हैव गॉट गेट. तो ये जो नोड ऑफ रेन्यूअर्स है दे आर हाई वोल्टेज गेटेड चैनल्स. ये वो चैनल्स है जिनके पास में हाई वोल्टेज पाए जाते हैं और उन हाई वोल्टेज पाए जाने की वजह से ही इंपल्स एक नोड ऑफ रेन्यूअर से दूसरे नोड ऑफ रेन्यूअर पे जंप करती है, फिर दूसरे नोड ऑफ रेन्यूअर से तीसरा, तीसरे से चौथा नोड ऑफ रेन्यूअर, और ये इंपल्स को क्या करते हैं? फास्ट करते हैं. तो इन नोड ऑफ रेन्यूअर की मदद से ही, क्योंकि ये हाई वोल्टेज गेटेड चैनल होने की वजह से ही दीज अलाउ नर्व impulse to travel फास्टर. अब ये हाई वोल्टेज गेटेड चैनल्स जो है ये अलाउ करते हैं नर्व इंपल्स को टू ट्रेवल फास्टर, ताकि इसमें फास्ट कंडक्शन हो. ओके, दिस ये जो फास्ट मूवमेंट है या जो फास्ट इंपल्स का कंडक्शन है, दिस फास्टर कंडक्शन ऑफ इंपल्स faster conduction of impulse is known as saltatory conduction. अंडरलाइन कर लेना इसे. दिस फास्टर या फास्ट इंपल्स कंडक्शन, और सिंपल भाषा में कहें तो फास्ट कंडक्शन, इज नोन एज द साल्टेटरी कंडक्शन. अब आपको कंपिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरह से पूछा जाएगा, साल्टेटरी कंडक्शन इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन. ऑप्शन में आएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. माइलिनेटेड न्यूरॉन. तो साल्टेटरी कंडक्शन का वास्तव में मतलब क्या है? साल्टेटरी कंडक्शन का मतलब है फास्ट कंडक्शन. फास्ट कंडक्शन कौन सी न्यूरॉन्स में पाया जाता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में. तो साल्टेटरी कंडक्शन इज प्रेजेंट इन द माइलिनेटेड न्यूरॉन इन द कंपेयर ऑफ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. ऐसा होता क्यों है? क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स में क्या होता है, माइलिन शीट जो वो इंसुलेटर का काम करती है, और दो माइलिन शीट के बीच में जो हाई वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं जिनको हम नोड ऑफ रेन्यूअर्स बोलते हैं वो पाए जाते हैं. और ड्यू टू the presence of node of Renewere, the myelinated neuron have the fast conduction, and that fast conduction in the other words is known as the saltatory conduction. Okay, तो ये हुई saltatory conduction की बात. चौथी बात, पांचवा पॉइंट, 5-6 पॉइंट हो गया. सबसे पहले न्यूरॉन्स को डिफाइन किया था, और डेफिनेशन में मैंने कहा था नर्व सिस्टम की सबसे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स को ऊपर से नीचे तक टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. डेंड्राइट्स, प्राइमरी सेंसरी यूनिट, सेल बॉडी, मेटाबॉलिक पोर्शन, एक्सोन्स. सिंगल, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल पार्ट. ठीक है. एक्सोन के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन पाई जाती है, एक्सोइलेमा. एक्सोइलेमा के ऊपर इंटरमिटेंट लेयर होती है, इंटरमिटेंट सेल होती है, माइलिन शीट. दो माइलिन शीट के बीच में जो गैप होता है, नोड ऑफ रेन्यूअर्स. दिस इज अबाउट न्यूरॉन्स. क्लियर है? समझना बहुत जरूरी है. ओके, नाउ कमिंग टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स. ये हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर.
हम्म? समझा नहीं। गर्मी ज्यादा लग रही है? आप कहना क्या चाह रहे हो कि क्लास ऑफ कर दें? नहीं ठीक है, ऑफ कर रहे हैं बस अभी। तो इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो है वो अलग अलग टाइप्स में डिवाइड की जाती है। विल सी इट टुमारो। डोंट वरी। हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी ठीक है, इट्स ओके। कल पढ़ते हैं। बताओ। और कंटिन्यू करना है तो मैं तो कितनी भी देर कर सकता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो हार्ड एंड फास्ट आदमी हूँ। आपको कहीं शायद दूर जाना होता है, कोई बात नहीं, it's okay। कल करेंगे। एक्चुअली टुडे वी गोट लेट। आई थिंक वी हैव स्टार्टेड 6 o'clock, और 6 से भी बाद में हमने स्टार्ट करा, क्योंकि वो ये सब करने में टुमारो वी विल स्टार्ट एट द शार्प टाइम, सो वी विल कवर द टॉपिक्स। ओके, थैंक यू। अब ये है ना, पीला वाला सर, पीला वाला।